नमस्कार, आप देख रहे हैं मुकाबला। मैं हूं सौरभ शर्मा। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण की मतदान के लिए अब सिर्फ 1 घंटे का वक्त बाकी है। शाम के 5 बज रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के जो 3 बजे तक के आंकड़े हैं वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। उसके मुताबिक पंजाब में 50%, जबकि यूपी में तीसरे फेज के मतदान में 49% वोटिंग हुई है। इसीलिए जो फाइनल फिगर है अभी तक जो लग रहा है वो 60% के ऊपर जा सकता है। लेकिन तीसरे चरण के साथ चौथे राउंड के प्रचार में समाजवादी पार्टी के सामने एक बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अब सीधे सीधे अखिलेश यादव को अपने टारगेट पर लेना शुरू कर चुके हैं। आज हरदोई में एक सभा में प्रधानमंत्री ने अखिलेश यादव को लेकर क्या क्या कहा है, आपको दिखाते हैं। यूपी में एक तो नहीं बल्कि आतंकी हमलों के 14 मुकदमों में समाजवादी सरकार ने बहुत सारे आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने का फरमान सुना दिया था। क्या आतंकवादियों पर रहम करना ठीक है क्या? आप जरा बताइए, रहम करना ठीक है क्या? आतंकवादियों को बचाने के खेल ठीक है क्या? और आज लिपापोती करने निकले हो। ये लोग विस्फोट कर रहे थे, धमाके कर रहे थे, और समाजवादी पार्टी सरकार इन आतंकवादियों पर मुकदमा तक नहीं चलने दे रही थी। खुले मन से एक पार्टी का अध्यक्ष यूपी के पुलिस को, हमारे इन सिपाहियों को किस भाषा में अपमानित कर रहा है, उसका वीडियो आज घर घर देखा जा रहा है। मन से दी गई वो गालियां, वो धमकी सिर्फ यूपी की पुलिस के लिए नहीं थी, वो अपने उन दंगाई, दबंग, माफिया दोस्तों की हिम्मत बढ़ाने का प्रयास था। ये वृत्ति भर भी बदले नहीं है, ये बिल्कुल बदले नहीं है। भाइयों बहनों, ये तो आपसे बदला लेने के लिए बेताब है। यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए, वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे, और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे, और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। प्रधानमंत्री की बात आपने सुनी। आतंक को लेकर अब वो समाजवादी पार्टी को और सीधे सीधे अखिलेश यादव को घेर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। राकेश त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं। स्वागत है आपका राकेश जी। हमारे साथ तस्लीम रहमानी जी जुड़ रहे हैं, मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। रहमानी जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर संगीत रागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। और थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी से वंदना सिंह जी हमें ज्वाइन करने जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने आज जो बातें कही, दरअसल इसको कल जो खुलासा हुआ, परसों बल्कि, उसके परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि अहमदाबाद में बॉम्ब ब्लास्ट के एक दोषी के जवाब से, एफिडेविट से यह साफ हुआ कि उसका जो पिता है वो समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं और एक्टिव सदस्य रहे हैं। ये बात वो खुद आतंकी जिसको दोषी करार दिया गया वो बताता है, और फिर वो तस्वीर भी आ जाती है जिसमें उस आतंकी का पिता जो है वो साफ साफ अखिलेश यादव के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और आज प्रधानमंत्री ने इस बात को बोला कि मैं अब तक खामोश था क्योंकि मामला अदालत में चल रहा था, लेकिन अब जब सजा हो गई है तब मैं कहना चाहता हूं कि क्या रिश्ता है इस समाजवादी पार्टी का और इन आतंकियों का। जवाब राकेश त्रिपाठी जी आज दिया है इसका अखिलेश यादव जी ने। वो तस्वीर उनसे पूछी गई कि बताइए, इसमें वो जो व्यक्ति दिख रहा है इसका बेटा तो आतंकवादी है, तो वो बोले क्या एक तस्वीर सब कुछ तय कर देगी? मैं दिखा देता हूं किस किस के साथ तस्वीर है भाजपा के नेताओं की। देखिए सौरभ जी, ये स्पष्ट हो गया है कि अब्बू समाजवादी और बेटा आतंकवादी। आतंकवाद के प्रति यूं ही नरम नहीं रहते हैं अखिलेश जी। सरकार आते ही 2012 में उन्होंने सबसे पहला जो
हाशमी समेत तमाम आतंकवादी थे, उन आतंकवादियों से मुकदमा वापस लेने की उन्होंने सिफारिश की थी। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनकी इस सिफारिश को खारिज करते हुए टिप्पणी की थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप क्या करना चाहते हैं? इन आतंकवादियों को क्या पद्मश्री अवार्ड देना चाहते हैं? उन आतंकवादियों को बाद में फांसी की सजा हुई जिन आतंकवादियों पर से मुकदमा वापस अखिलेश जी ले रहे थे। आजमगढ़ के संजरपुर के जब ये आतंकवादी पकड़े गए तो अखिलेश यादव जी ने कहा ये मासूम नौजवान है, इनको जानबूझ करके फंसाया जा रहा है। ये उनके पक्ष में लामबंद भी करके खड़े थे। यही सपाई, यही बसपाई, यही कांग्रेसी बाटला और एनकाउंटर के बाद सोनिया जी की आंखों के आंसू नहीं रुक रहे थे। यानी आतंकवादियों को भी मजहब के आधार पर कैसे वोट बैंक देखने का काम किया करते थे, ये सबने देखा है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की, जिसने उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर, गुंडों पर, माफियाओं पर बहुत कठोरता से चाबुक चलाने का काम किया है, बुलडोजर चलाने का काम किया है। और उत्तर प्रदेश को ये बुलडोजर की नीति पसंद है, उत्तर प्रदेश को अमन चैन पसंद है। उत्तर प्रदेश की जो छवि खराब हो गई थी, आजमगढ़ से जो छवि बनती थी, आज आजमगढ़ के काली मिट्टी के बर्तनों की छवि हम वापस लेकर आए हैं ओडीओपी के तहत। यह आजमगढ़ राहुल सांकृत्यायन जी के लिए जाना जाता था, कैफी आजमी के लिए जाना जाता था, यह आजमगढ़ निजामाबाद के काली मिट्टी के बर्तन के लिए जाना जाता था। लेकिन इस आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव जी ने इस आजमगढ़ की पहचान आतंकगढ़ के नाते कर दी थी। अब सवाल यह, राकेश जी, ठीक है जो आप बातें कह रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस वक्त जब चुनाव लगभग बीच में पहुंच गया है, इसको एक कोई बड़ा मुद्दा आप बना पाएंगे और क्या इससे समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान होगा? सवाल हमारे सामने ये है। हमारे साथ है तस्लीम रहमानी साहब और इस चुनाव को बहुत कीनली ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, मैं देखता रहता हूं, उनके कॉमेंट्स पढ़ता भी रहता हूं। रहमानी साहब, मुझे बताइए, परिवारवाद, फिर तमंचावाद, माफियावाद, अब वहां से बात आ गई है आतंकवाद पर। मामला बड़ा गंभीर है और कुछ सबूत भी सामने आ गए हैं। आपको लगता है इसका कोई नुकसान अखिलेश यादव को होने जा रहा है? मुझे देखिए, आपके सवाल से और राकेश त्रिपाठी जी का जवाब सुन के हंसी आई है। आप देखिए, हर फेस में एक नई चीज बीजेपी क्रिएट करके लेके आई है और उसका कोई फायदा नहीं हुआ। आज ये अब तीसरे फेज का पूरा हो जाएगा, 172 सीटें पोल का कंप्लीट हो जाएंगी अभी 6 बजे तक। इन 172 सीटों में बीजेपी पीछे है, सपा आगे है। जितना भी थोड़ा बहुत भी चाहे डिफरेंस हो, सपा आगे, ये बात क्लियर है। और ये बात मुझसे ज्यादा बेहतर प्रधानमंत्री जी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या इस देश की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज अदर देन बीजेपी, चाहे वो कांग्रेस है या वो समाजवादी है या बीएसपी है या टीएमसी है, सबके ऊपर एक एक करके आतंकवाद के इल्जाम लगा दिए गए, तो क्या ये माना जाए कि इस देश के में आतंकवाद का जिम्मेदार बीजेपी के अलावा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज है? मैंने अभी एक ट्वीट करके कहा था कि जब इंटरनेशनल मीडिया, ग्लोबल मीडिया एंड ग्लोबल गवर्नमेंट, खुद यूएनओ ये कहता हो कि आरएसएस और उससे एलाइड ऑर्गेनाइजेशन राइट विंग मिलिटराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, रेडिकलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जब दुनिया ये बोल रही हो, तब देश के अंदर बीजेपी पूरी की पूरी अपोजिशन को आतंकवादी बोलेगी? नहीं, आज तो देखिए केवल रहमानी साहब एक स्पेसिफिक इंसिडेंट की बात हो रही है। देखिए मेरी बात सुन लीजिए। देखिए ये आरोप तो बीजेपी अब से नहीं बरसों से लगा रही है कि अखिलेश यादव ने, उसकी आरोपी तो पार्लियामेंट में बैठी है। सर मेरी बात सुनिए ना, उसका जवाब दे देंगे बीजेपी वाले भी और रागी जी भी दे देंगे। मैं आपसे कह रहा हूं अभी आज जो मुद्दा है उस पर मैं आपका जवाब चाह रहा हूं। आपने कहा ये सारे अपोजिशन को आतंकवादी कह देते हैं, नहीं, मैं कह रहा हूं आज जो सबूत सामने आया, सैफ नाम का लड़का जो कि गिरफ्तार हुआ था, अहमदाबाद ब्लास्ट में दोषी करार हुआ, वो एफिडेविट देके कहता है कि मेरे पिता समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, तो मुझे, और उसकी तस्वीर भी आ जाती है उस व्यक्ति के सामने। क्या ये सवाल पूछना उचित नहीं है आज समाजवादी पार्टी से कि ये व्यक्ति आपके साथ है या नहीं? बताइए। नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा है, सवाल पूछिए। इलेक्शन का जमाना है, वैसे भी डेमोक्रेसी में सवाल पूछने का हक हर एक आदमी को हासिल है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि गुजरात के लोअर कोर्ट से जितनी सजाएं दी, वहां से पहली तो ये डिमांड उठी कि हमारा ट्रायल गुजरात के बाहर होना चाहिए। दूसरा ये हुआ कि गुजरात के बाद जब हायर कोर्ट्स में ये सारे केस गए, फांसी की सजा के मुलजिम बरी होके निकले सुप्रीम कोर्ट से, तो गुजरात के लोअर कोर्ट्स के ऊपर ये सवाल है। आपने 38, मुझे याद नहीं कि दुनिया में इसकी कोई दूसरी मिसाल मिलेगी कि 38 लोगों को, सर उनको अपील का अधिकार है, लेकिन आप तो कानून भी जानते हैं। कैसे हम पहले ये तय कर लें कि ये निचली अदालत है, लोअर कोर्ट है, तो इसका तो फैसला गलत ही होगा।
ये तो कोई दलील नहीं हुई ना कि तो लोअर कोर्ट है तो गलत ही देगा, ऊपर जाकर के बच जाएगा। मैं ये तय नहीं कर रहा जी, मैं ये तय नहीं कर रहा, मैं प्रेसिडेंट्स बोल रहा हूं। हाँ, मैं प्रेसिडेंट्स बोल रहा हूं। तो प्रेसिडेंट सर, प्रेसिडेंट फिर ये भी है, प्रेसिडेंट फिर ये भी है कि समाजवादी पार्टी ने जितने लोगों से मुकदमे वापस लिए थे उनमें से बहुतों को सजा दी गई, उनको दोषी करार दिया गया, कुछ लोगों को छोड़ा भी गया, कुछ को छोड़ा भी गया, लेकिन कुछ लोग आतंकवादी साबित हुए। बताइए, एक नाम बताइए, किसी का मुकदमा वापस नहीं हुआ, एक नाम बताइए। अरे सर, आज तो प्रधानमंत्री ने रैली में नाम ले दिए। मैं समाजवादी पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। नहीं, मैं समझ रहा हूं आप, लेकिन आप जो दलील दे रहे हैं मैं उस पर काउंटर कर रहा हूं आपको। मैं नाम बताता हूं आपको, वाराणसी में शमीम अहमद और सरफराज, गोरखपुर में तारिक काजमी, बिजनौर में अहमद हसन उर्फ बाबू, लखनऊ में मुख्तार हुसैन, मोहम्मद अली अकबर, अजीपुर रहमान, नौशाद हाफिज, नूरुल इस्लाम, याकूब, नासिर हुसैन, मोहम्मद कलीम, कानपुर नगर में इम्तियाज अली, सितारा बेगम, अरशद, जनपद रामपुर में मकसूद, जावेद उर्फ गुड्डू, ताज मोहम्मद, बाराबंकी में तारिक काजमी और खालिद मुजाहिद, इनके मुकदमे वापस लिए गए थे। और मैं आगे आपको वो बता दूंगा कि इसमें से किस किस पर दोष साबित हो गया, कौन बरी हो गया और किसका मुकदमा भी चल रहा है। खालिद मुजाहिद का मुकदमा वापस नहीं हुआ। हाँ, खालिद मुजाहिद का वापस नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। तारिक मारा गया, उसी जेल के अंदर मारा गया, उन्हीं के जमाने में मारा गया। और इसके अलावा एक मिनट समय दीजिए, मैं इनको जानकारी दे दूं, तस्लीम रहमानी साहब तक जानकारी इनको नहीं है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, आपको राकेश जी आपको जवाब, आप कह रहे हैं ये डेटा गलत है, वो आपको कुछ डेटा दे रहा है। मैं आता हूं रागी जी, एक मिनट। कत्ल के थे जी, ठीक है। नहीं तो सारे सर, ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपने मतलब सरकार ने जो मुकदमे वापस लिए वो सारे महापुरुष थे और लोअर कोर्ट गलत है क्योंकि वो उनको सजा दे रहा है। मुझे ये बात नहीं हजम हो रही है आपकी। एक सेकंड, राकेश त्रिपाठी। नहीं, मैं तस्लीम साहब को पहली जानकारी दे दूं। तस्लीम साहब, भारत का संविधान जो है ना, ये दुनिया में बहुत अच्छा अनूठा संविधान है। भारत के संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर है। यहाँ कार्यपालिका को, विधायिका को और न्यायपालिका को अलग अलग शक्ति है और सबकी शक्तियां बराबर हैं। जब विधायिका ने यह तय किया कि हम इनके मुकदमे वापस लेंगे, जब कार्यपालिका तय कर रही थी कि मुकदमे वापस लेंगे, तो न्यायपालिका नहीं वापस नहीं हो सकता और पालिका ने निर्णय सुनाने का काम किया, उन आतंकवादियों को फांसी की सजा सुनाने का काम किया जिनके मुकदमे अखिलेश यादव जी वापस लेने का दुस्साहस कर रहे थे, वापस कर नहीं पाए थे। वापस कैसे कर लेते? बिना कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के मुकदमे वापस नहीं हो सकते हैं। कोर्ट का ही अंतिम निर्णय होता है मुकदमे वापस लेने का। लेकिन उनका प्रयास जो था, उस प्रयास पर टिप्पणी तो जरूर होगी ना। वो किसके खैर ख्वाह थे, वो किसको बचाना चाहते थे, आतंकवादियों के साथ समाजवादी क्यों खड़े हो जाते हैं, ये सवाल तो होगा ना। क्या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का आज उनकी आत्मा पीड़ित नहीं होती होगी कि समाजवादी नाम रख करके आतंकवादी के साथ खड़े हो जा रहे हैं? अरे एक सेकंड, अब चूंकि आपने आरएसएस पर भी कहा था, रहमानी साहब, मैं रागी जी को चर्चा में ला रहा हूं, फिर आप जवाब दीजिएगा। पहले तो अगर देश में आतंकवादी वारदातों का, सर आपने जितने नाम लिए एक का भी मुकदमा वापस नहीं हुआ। अच्छा सर, वो मुकदमा वापस लिया गया था कोर्ट के कहने पर, वो मुकदमे कोर्ट के कहने पर मुकदमे चले। आप फर्क समझिए, ये मुकदमे वापस लिए गए थे, अदालत ने कहा नहीं कर सकते तो मुकदमा चला। लोगों के जो मुजफ्फरनगर के मुकदमे तो वापस हुए ना, मुजफ्फरनगर के 73 लोगों के। सर मुजफ्फरनगर में, फिर मुजफ्फरनगर में आप कहते हैं इन्होंने वापस लिए, ये कहते हैं आजम खान ने वापस लिए। ये तो दोनों तरफ से आरोप लगता है। एक सेकंड, रागी जी के पास में जा रहा हूं, बहुत देर से इंतजार कर रहा हूं। सर एक सेकंड, देश में आतंकवाद की बात हो, आतंकवादी वारदातों की बात हो, अदालतों की, सर एक सेकंड, अदालतों के फैसले की बात हो, तो जवाब ये नहीं हो सकता कि दुनिया आरएसएस को रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन कहती है। बहरहाल आपने बात कही थी, जवाब देंगे रागी जी। देखिए सौरभ जी, मैं आरएसएस पर इसलिए टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आज वो विषय नहीं है और तस्लीम रहमानी भी अच्छी तरह जानते हैं कि आरएसएस क्या है। मैं एक मुद्दा आज का बहुत महत्वपूर्ण था कि क्या समाजवादी पार्टी को टेररिज्म से आप जोड़ सकते हैं या नहीं जोड़ सकते हैं जी। क्या समाजवादी पार्टी जो रैडिकल इस्लाम है उसके साथ जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है, उसके साथ खड़ा है या नहीं खड़ा है? 2006 पे आप चले जाइए, जब इंडियन मुजाहिदीन को पूरा देश आतंकवादी मान रहा था और आतंकवाद उसको बैन करने की बात चल रही थी। कानपुर में शिवपाल यादव और लखनऊ में मुलायम सिंह यादव, उन्होंने कहा कि इंडियन मुजाहिदीन जो है वह आतंकवादी संगठन नहीं है, जानबूझ करके मुसलमानों को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। सिम्मी की जब बैन करने की बात आई,
फिर मुलायम सिंह यादव खड़े हो गए, कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई और ये सब तमाम लोग कहने लगे कि अरे ये आतंकवादी संगठन नहीं है, जबकि सबको ये अच्छी तरह जानता था। जब पीएफआई आया तो पीएफआई में वही सारे लोग थे, संगठन का नाम बदल गया था। पीएफआई वो संगठन थी जो सीरिया में लड़ने के लिए भेजती थी, आईएसआईएस के लिए भरती थी। पठानकोट का मामला आता है तो भारत सरकार के आर्मी को ही क्वेश्चन करते हैं, एयरफोर्स को ही क्वेश्चन करते हैं कि भाई उन्होंने किया नहीं था। बाटला हाउस इनकाउंटर होता है, फिर वो जाकर के तमाम आतंकवादियों के साथ जो जिनकी हत्या होती है उनके परिवारों के साथ खड़े हो जाते हैं। पोटा कानून आता है, पूरा दुनिया जानती है कि रेडिकल इस्लाम जहां जहां इस्लामिक समाज है पूरी दुनिया में वो सेंसिटिव एरिया हो जाता है। ये हम भारत की बात नहीं करें, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं। ये एक पैटर्न है, चाहे वो लंदन आप चले जाएं या लंदन सबर्ब चले जाएं, आप पेरिस सबर्ब चले जाएं, कहीं भी आप ये कर लेंगे। मैं अपनी स्टडी के आधार पर ये कह रहा हूं। शाहीन बाग जब खड़ा होता है तो वो मुसलमानों के साथ खड़े हो जाते हैं और रेडिकल मुसलमान वो तन ताकतों के साथ खड़े हो जाते हैं, कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंसान पे जन्नत के उन नारों के साथ खड़े हो जाते हैं। बांग्लादेशी मुसलमानों को जब यहां से निष्कासित करने की बात आती है तब उनके साथ खड़े हो जाते हैं। और हम जानते हैं कि बांग्लादेशी मुसलमानों का पॉकेट जो है आने वाले दिनों में कितना खतरनाक हो सकता है भारत की सुरक्षा के लिए और भारत की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। ऐसे में जब 2008 में अहमदाबाद में ब्लास्ट होता है और जब गुजरात की पुलिस चाहती है कि वहां के लोगों को जाकर के रिमांड पर लिया जाए, उनको पकड़ा जाए, उनसे पूछताछ की जाए, समाजवादी पार्टी तो छोड़िए, बीएसपी भी उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। तो इसीलिए ये सवाल इसलिए नहीं है तस्लीम रहमानी जी कि भारतीय जनता पार्टी बाकी सबों को गैर राष्ट्रवादी कर रही है। सवाल यही है कि ये 18% मुसलमानों को वोट के लिए आप किस हद तक गिर सकते हैं। आप कहते हैं कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मैं यही सवाल उठाता हूं कि यदि मुस्लिम समाज अपने आप को मुसलमान के तौर पर एकजुट करता है, खड़ा करता है और हर चीज पर हिजाब से लेकर के नकाब से लेकर के सारी चीजों पर एक साथ खड़ा हो जाता है, अपनी पहचान बाकी सारी चीजें उसको किनारे करे। मैंने आज तक भारत में मुस्लिम समाज से एक भी आंदोलन नहीं पाया है जो शिक्षा के लिए आंदोलन हो, विकास के लिए आंदोलन जो हो। हमें घर चाहिए, उसके लिए आंदोलन। डॉक्टर साहब, आपके आज से पहले जो आपने बातें की उनका उत्तर मैं ले लूं रहमानी जी से। पहले जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट था, आपने बहुत सारे उदाहरण बताए कि क्यों ये ऐसा लगता है कि ये टेरर सिंपथाइजर्स हैं, आपने जो कहा। इसमें रहमानी जी मेरा केवल एक सिंपल सा सवाल है, बम फटे, लोग मरे, एक नहीं अनेक शहरों में, जाहिर है उसके कल्प्रिट्स पकड़े गए, बहुत सारे जिन पर संदेह था पुलिस ने उनको पकड़ा। लेकिन हम ये देखते हैं कि उसी वक्त से जैसे ही पुलिस कार्रवाई शुरू करती है ये शोर मचना शुरू हो जाता है कि ये पुलिस जो है निर्दोषों को, बेगुनाहों को पकड़ रही है। ये क्यों, अचानक क्यों? आपकी बात से मैं इतना सहमत हूं, उसमें कुछ लोग होते हैं जो निर्दोष होते हैं, बाद में अदालतें उनको बरी कर देती हैं। हाँ, उनके कई साल खराब होते हैं मुकदमों में, जेल में उनको रहना पड़ता है। लेकिन ये भारत के जुडिशियल सिस्टम पर एक सवाल हो सकता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को अगर वो आतंकवाद के आरोप में पकड़ा जा रहा है, कार्रवाई शुरू होने से ही निर्दोष साबित कर देना, यह कैसे उचित है? देखिए, दो पार्ट हो गए। पहली चीज तो ये हुई कि पहले से ही निर्दोष साबित कर देना। उसका कारण ये है, ये बात पहले 2009 में जिस वक्त चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर थे, उनके सामने उनसे इस पर बहस की थी। 98% रेट ऑफ इक्विटल है उस किस्म के लोगों का जो मुसलमान लड़के पकड़े जाते हैं। 98%, वो चाहे 20 साल बाद हो, 17 साल बाद हो, 23 साल बाद हो, 15 साल बाद हो, 98%। और उतना एक एक लड़के पे 150, 200 दफात लगा के मुकदमे कायम किए जाते हैं और उसके बाद वो बरी होते हैं। तो आप उनकी जवानी बर्बाद कर सकते हैं। और इस किस्म के 1,500 के करीब लड़के इस मुल्क में मौजूद हैं जिनकी जवानियां बर्बाद की गई। उस वक्त हमने पुलिस रिफॉर्म की बात की थी कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में आप रिफॉर्म लाइए। उस वक्त भी कहा गया कि हम रिफॉर्म लाएंगे, आज तक कोई रिफॉर्म नहीं हुआ। तो अगर 98% रेट ऑफ इक्विटल हो इन लड़कों का, तो सवाल तो उठेंगे फिर
दूसरी बात, आप सवाल आप उठाइए, आपने जैसे कहा पुलिस रिफॉर्म की मांग आपने की, मैं सहमत हूं आपसे। नहीं सर, एक सेकंड, आप दूसरे पार्ट पर जाएं, उससे पहले इसी पर बात करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना, जिसने बम फोड़ा, एक एक धमाके में 50, 100, 150, 200 लोगों की मौतें हुई, उस आदमी को ढूंढा नहीं जाएगा? वो भी तो उन्हीं में से कहीं आया था ना। यही सवाल किया हमने, एग्जैक्टली सौरभ, यही सवाल किया। देखिए, मक्का मस्जिद ब्लास्ट हुआ, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था वो तो बरी होके घर चले गए। सवाल ये बाकी रह गया कि फिर ब्लास्ट किसने किया था? मालेगांव का ब्लास्ट में वो गिरफ्तार होके लोग जो गए थे वो बरी हुए। अब साध्वी जी पे चल रहा है और साइकिल उड़ा रही। अब सर देखिए, ये कितना बड़ा सिलेक्टिविज्म है आपकी बात में, मैं आपको बताता हूं। अभी आपको बताता हूं कि इसमें आप कहां सिलेक्टिव हो रहे हैं। आपको मक्का मस्जिद ब्लास्ट के एक्विटल में तो आपको दिखाई देता है कि ये तो बहुत गलत हो गया, लेकिन आप खुद अभी कह रहे थे कि बाकी बॉम्ब ब्लास्ट के मामलों में, आतंकवादी मामलों में 98% एक्विटल रेट है। वो बिल्कुल ठीक है कि किसने किया, मतलब नहीं, जहां पर आरोपी मुसलमान हो वहां उसका एक्विटल बहुत अच्छा है, जहां आरोपी कोई और हो उसका एक्विटल खराब है। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर आप बोलिए कि हाँ, उस केस में भी ये पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए था, जुडिशियल रिफॉर्म होना चाहिए था। एक्विटल हो जाए तो हम उनको मजलूम मानेंगे, इक्विटल हो जाए तो मजलूम मानेंगे। मजलूम है, अभी हुआ नहीं है इक्विटल। जिनका इक्विटल हुआ, हम कहते हैं कि उनको जुडिशियल जुल्म हुआ, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन का जुल्म हुआ उनके ऊपर। वो हिंदू थे, मुसलमान थे, लेकिन उनको किसी ने, जिन लोगों के ऊपर इल्जाम है, उनको किसी ने पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बनाया, किसी और ने, बीजेपी के सिवा। यह भी एक फैक्ट है कि जो मुलजिम है किसी ऐसे घिनौने अपराध का, उसको किसी ने एमपी नहीं बनाया, बाकी ने, बीजेपी के सिवा। मैं जवाब लेता हूं आपकी इस बात पर। ये सवाल अपनी जगह रहेगा कि अगर लोग बरी हो गए तो किसने धमाके किए थे, इस सवाल का जवाब नहीं मिलता। हाँ, लेकिन अगर ये अगर जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, जिनका जिक्र अभी आप कर रहे हैं, इनकी सांसद का, अगर ये भी बरी हो जाएंगे तो आप मानेंगे ना कि हाँ, ये बिल्कुल इनका कोई लेना देना नहीं था, बिल्कुल पाक साफ है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। हम उनको मजलूम मानेंगे, चलिए ठीक है। और फिर ये सवाल करेंगे कि आखिर मुजरिम कौन है, किसने मालेगांव में धमाके किए, किसने समझौता धमाके के, इसका जवाब बिल्कुल ठीक देना पड़ेगा, उसके बाद भी देना पड़ेगा। जैसे मक्का मस्जिद का जवाब राकेश त्रिपाठी नहीं दिया कि किसने धमाका किया था, तो पुलिस जवाब एक सेकंड, राकेश त्रिपाठी जी बोलिए। लेकिन मुझे दूसरी बात कहने दीजिए ना सौरभ। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि फोर्थ फेज में 60 सीटें पोल को जा रही हैं, उसमें से 29 सीट्स पर मुस्लिम वोट जो है 25% से ज्यादा वोट है। आपको मालूम है समाजवादी पार्टी ने कितने टिकट दिए? सिर्फ 4 सीट पे। तो समाजवादी पार्टी खुद मुसलमानों से अपने आप को अलहदा करके इलेक्शन लड़ रही है, और ये इसी प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर है जो प्रधानमंत्री जी ने आज किया। तो हमारा रिप्रेजेंटेशन भी कम किया जा रहा है, हमें लेजिस्लेचर में नहीं जाने दिया जा रहा। मैंने आपका एक मैसेज, एक ट्वीट मैंने पढ़ा था रहमानी साहब, जिसमें आप ये कह रहे थे कि यूपी के मुसलमानों को किसी एक पार्टी के फेवर में वोट नहीं करना चाहिए, हंग असेंबली के लिए वोट करो। तो आप तो खुद ही मान रहे हैं कि वो मुसलमान जो है एक तरफ जमा हो गए। आप मान रहे हैं ना कि मुसलमान एक तरफ खड़े हैं? नहीं, मैं ये नहीं मान रहा हूं। मैंने नहीं, एक तरफ खड़े का मतलब हाशिए पे खड़े, मार्जिनलाइज है। और यही मार्जिनलाइज्ड है या किसी एक के पीछे है, किसी एक पार्टी के पीछे? चलें, इस पर आगे बहस करेंगे। राकेश त्रिपाठी जी, आपने सुना तस्लीम रहमानी साहब को, जब आपकी तरफ से आतंकवाद की बात उठाई जाती है, पलट करके तुरंत मालेगांव और साध्वी प्रज्ञा का जिक्र आ जाता है, जो अभी हुआ। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट तौर पर तस्लीम रहमानी साहब को बता दूं कि मालेगांव ब्लास्ट के मामले में बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान और भी ट्रायल के दौरान गवाह होस्टाइल हो रहे हैं, और गवाह ये बता रहे हैं कि कैसे कांग्रेस की सरकार ने प्रेशराइज करके उनको गवाही देने के लिए मजबूर किया था, ये केस कैसे बनाने के लिए मजबूर किया गया था। ये बातें निकल के सामने आ रही है और हम इंतजार कर रहे हैं फुल फाइनल वर्डिक्ट का। कई मामलों में उनको निर्दोष साबित भी हुआ है, लेकिन तस्लीम रहमानी साहब का सिलेक्टिव तरीका दिखाई पड़ रहा है। ये कैसे मालेगांव ब्लास्ट और इनके लिए मक्का मस्जिद ब्लास्ट, केवल ये 2 ब्लास्ट इनको ध्यान में आ रहे हैं, बाकी दर्जनों सैकड़ों ब्लास्ट इस देश में हुए हैं। हजारों लोगों की जान आतंकवाद से गई है, जिसके पीछे इस्लामिक टेररिज्म साफ साफ दिखाई पड़ता है। उसको लेकर के इनके कान बंद हो जाते हैं, होठ सिल जाते हैं, वो तमाम इनको मासूम नौजवान दिखाई देने लगते हैं। और अभी उसमें एक्विटल की बात कर रहे थे। देखिए, ये भी सच्चाई है कि प्रोसिक्यूशन को सबूत इकट्ठा करने में बहुत समस्याएं आती है, क्योंकि बहुत सारे रहमदिल लोग
बहुत सारे दरियादिली रखने वाले लोग जो उनको मासूम बताने का काम करते हैं, वो इनके सबूतों को मिटाने का काम साथ साथ में करते हैं। कैसे लखनऊ में अभी पिछले दिनों में आतंकवादी पकड़ा गया था, कैसे आकर के पहले से कई काफी समय से रह रहा था। बहुत अच्छा हुआ कि उसके अब्बू जान ने इस बात को मना किया कि हम डेड बॉडी उसकी नहीं लेंगे। अगर यही स्पिरिट सबने रखी होती तो शायद इस देश से आतंकवाद का सफाया हो जाता, क्योंकि आतंकवादी सीमा पार करके सीधे अपने आप आता है, ब्लास्ट करता है और चला जाता है। ऐसा नहीं होता है, वो किसी न किसी घर में आकर के पनाह लेता है, कोई ना कोई उसका पनाह देने वाला होता है, कोई ना कोई उसका सिंपैथाइजर होता है। इस मामलों में पूरी कठोरता से एक स्वर में सबको मुखरता से इसका विरोध करना चाहिए। जी ठीक। मैं जवाब लूंगा आपकी बात कर रहमानी साहब से। हमारे साथ क्योंकि आज आपकी पार्टी का प्रधानमंत्री का सारा आरोप सीधे सीधे जो है अखिलेश यादव पर, समाजवादी पार्टी पर था। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सत्येंद्र यादव जी, समाजवादी पार्टी के नेता। यादव साहब का स्वागत है। आपने प्रधानमंत्री की बात तो सुनी होगी, वो कह रहे हैं मुझे हैरानी है कि ये जितने बम फटते थे पहले, ये सब साइकिल पर विस्फोटक रखकर धमाके क्यों किए जाते थे? देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ जब तक ये चुनाव चल रहा है तब तक के लिए ये आतंकवाद टीवी पर प्रधानमंत्री जी के भाषणों में और भारतीय जनता पार्टी को जो गाइडलाइन इनके तमाम प्रवक्ताओं को दी जाती है उनके द्वारा भी ये छोटी छोटी चिट्ठियां बना के जो लाते हैं टीवी पे बोल के चले जाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव तक चलने वाला है। क्या भारत सरकार, क्या उत्तर प्रदेश सरकार, जो राज्य उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं जहां चुनाव चल रहा है, क्या हिंदुस्तान की इतनी तमाम सारी एजेंसियां और जिस साइकिल की बात करते हैं, आप ये बताइए क्या ये देश में जितनी ताकत है वो इतनी कमजोर हो गई है केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक कि आप खाली यहाँ मंच पे आके बोल के चले जाते, छोटी छोटी पर्चियां आप टीवी पे बोल के चले जाते? अरे आप कायली कोई एक्शन लेते अगर आपको लगता है कोई कहीं जुड़ा हुआ है, कोई संरक्षण दे रहा है, कोई आतंकवाद को सहारा दे रहा है, पनाह दे रहा है। सरकार क्या कर रही है? क्या इतनी कमजोर सरकार है? सरकार ने थोड़ी चूड़ियां पहन के रखी हुई है जो खाली एक भाषण के बना के छोड़ देते हैं। अरे भैया, इसको सीधी सी बात है, मुद्दा बना के भुनाया जाना है और सिर्फ ये जितने गाइडलाइन जारी प्रवक्ताओं की होती है भाजपा के, वो शाम को यादव साहब देखिए, मुद्दा तो ये यूं बना है कि अहमदाबाद कोर्ट ने अहमदाबाद ब्लास्ट के जो फैसला था, आपको आवाज आ रही है यादव जी? जरा फोन देखें उनका, अगर फोन शायद उनका जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है। बहरहाल उनका कहना है ये सब चुनावों तक बात आपको सुनाई देगी, इसके बाद सब इसको भूल जाएंगे। रागी जी, आपकी भी आवाज नहीं आ रही। सबसे पहले मैं तस्लीम रहमानी जी के बात से शुरू करूंगा। आपको आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। हाँ, देखिए, मजेदार बात है कि ये जो चौथे चरण के चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने ऐसे नहीं दिया है, जानबूझ करके अखिलेश यादव ने ये किया है। उनको पता है कि ये 4 सीटें जो है, उनको पता है कि मुसलमानों का वोट जो है एक मुश्त तरीके से हमारे पक्ष में आने वाला है और आ सकता है, इसकी संभावना है, जिसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। जिन्ना से लेकर के अफगानिस्तान, तालिबान, सब चीज उन्होंने इसीलिए तो किया है। उनको पता है कि ये 25% तो हमारे साथ आ ही रहा है। यदि हिंदू समाज के हिस्से को यदि जातियों के नाम पर हमारा आ जाता है तो हमारी राजनीतिक बिसात निकल अच्छे तरीके से काम करेगी। आप देखिएगा, बिहार का चुनाव देखिएगा, बिहार के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मुसलमानों ने वहीं वोट किया जहां वो जीतने लायक थे। किसी भी अन्य सीट पर मुस्लिम ओवैसी की पार्टी रनर के तौर पर नहीं आई है। यानी इसका निष्कर्ष बहुत साफ है कि जहां मुसलमानों को लगा है कि यहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी नहीं जीत सकती है, वहां पर उन्होंने अन्य पार्टियों को वोट देने की कोशिश दिया है। तो इनका यहां जो गेम है, अखिलेश यादव बहुत चालाक राजनीतिज्ञ हैं, उनको आप ऐसे खारिज नहीं कर सकते हैं। वो बहुत साफ साफ देख रहे हैं कि ये जो 25% हमारा जो शुरुआत है वो 25% से है। बाकी अन्य पार्टियां हैं, भारतीय जनता को -25% से यहां लड़ना पड़ रहा है हर जगह चुनाव पे। जहां जहां मुस्लिम आबादी है वहां वहां की मैं बात कर रहा हूं। तो इस चीज को, जिसे वो कह रहे हैं कि 4 को दे रहे हैं, लेकिन ये इसमें भी उनकी एक बहुत बड़ी अच्छी राजनीतिक चालाकी है। रही बात तस्लीम रहमानी जी से, एक ही बात मैं पूछना चाहूंगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है तस्लीम रहमानी जी कि बहुत खुलेआम पार्टियां जो है वो मुसलमान के नाम पर कहती हैं मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पर ये हो रहा है। 22%, 18% की आबादी वाला समाज जो है वो अपने आप को जुल्म और आतंक से भयाक्रांतित महसूस करता है और इस नारों के साथ खड़ा होता है। एक और बात मैं कहता हूं,
उसमें अंसारी भी है, जुलाहे भी हैं, शेख भी हैं। आपके भी अंदर भी 72 फिरके हैं और आपके यहाँ भी जातियों में बटी हुई है, लेकिन आप इस्लाम के नाम पर उनको एक बंद करते हैं। और बाकी हमारे चैनल के जो एंकर हैं सौरभ जी, वो हमेशा इसी रूप में बताते हैं कि देखो मुसलमान एक एंटिटी है और बाकी जो है वो तो जादव है। अब अच्छा देखिए प्रोफेसर साहब अभी आपने खुद ही बताया ऐसा क्यों? अभी आप खुद कह रहे थे ना कि वो सब 20% 25%, सुनिए तो अभी आपने कहा 25% एक साथ जाता है जहां जहां बीजेपी को हरा सकता है। अरे जब वो पहले से ही एक एंटिटी अपने आप को मानते हैं तो इसमें हम क्या कर लेंगे? ये उनकी कामयाबी है, ये उनकी कामयाबी है। आप कोशिश कीजिए अपने समाज में, आप कोशिश कीजिए। आज प्रधानमंत्री जी के भाषण को आप गंभीरता से देखिएगा। उन्होंने एक संकेत दिया है, यादव के नाम पर नहीं, राजपूत के नाम पर नहीं, ये एकजुट होकर के वोट करो। एक शब्द प्रधानमंत्री के भाषण को मैं बहुत गंभीरता से सुन रहा था। मैंने सुना एकजुट होकर बोला उन्होंने, ये बात बोली है, ये बात बोली है। ठीक है, ये चुनाव के लिए उनकी स्ट्रैटेजी है और अगर किसी को पसंद नहीं है भाजपा तो वो भाजपा के खिलाफ इकट्ठा वोट देता है, ये उनकी स्ट्रैटेजी है। आज उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान हो रहा है और इस बीच प्रधानमंत्री ने आज अपनी रैली से सभा से अगले चरण के प्रचार के लिए आतंकवाद का मुद्दा उठाया, सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को घेरा। ये तो एक मुद्दा था जिससे हमारी बहस शुरू हुई। फिर होते होते हम एक दूसरे मुद्दे पर भी पहुंचे हैं जिसकी शुरुआत रहमानी साहब ने की। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जो हैं वो मुसलमानों को अलग करके चल रहे हैं। 25% वोट जहां पर है वहां 4 टिकट दिए हैं केवल, ऐसा उनका मानना है। और उनकी यह ख्वाहिश है कि हंग असेंबली होनी चाहिए और वो ये भी अपील कर चुके हैं कि यूपी की मुसलमान मतदाता ऐसा ना करें कि एक ही आदमी की, एक ही पार्टी की हवा चलाएं, वो टैक्टिकली वोट करें और हंग असेंबली बननी चाहिए, ये उनकी राय है। तो आपने ये आतंकवाद वाले मुद्दे पर मैं एक कॉमेंट लेकर के फिर इस विषय पर आगे बढ़ूंगा। जी, आप बात कर रहे थे यादव साहब हमारे साथ। मैं आपसे एक कह रहा था, ये मामला आज बीजेपी के हाथ इसलिए लगा क्योंकि 2 दिन पहले अहमदाबाद की अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई है और उसमें एक व्यक्ति जो दोषी सिद्ध हुआ उसके पिता का आपकी पार्टी से रिश्ता है, ऐसा उसने खुद बोला है और वो तस्वीर भी आ गई। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है झूठ को सच कैसे साबित करना है और उसको कैसे सजा के एक प्रॉपर, एक बाकाई बार तो शब्द मैच कर जाते हैं, एक झूठ को तैयार किया जाता है, उस गाइडलाइन को पूरे प्रवक्ताओं को, तमाम मीडिया आपको दे दिया जाता है। अब आपको इसको कैसे तैयार करके चलाना आपकी जिम्मेदारी है। इस वक्त जो अभी सबसे बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश का, वो ये है कि उत्तर प्रदेश में लोगों को भारी तादाद में जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार चाहिए। इस वक्त जो लड़ाई हो रही है, जो वोट पड़ रहा है, वो उत्तर प्रदेश में बदलाव के नाम पर पड़ रहा है। जो इस वक्त वोट पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में, वो इस बात पे पड़ रहा है कि कैसे उत्तर प्रदेश में सरकारी बसों को बंद कर दिया गया था जब बड़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश वापस आ रहे थे, और मुख्यमंत्री जी की रैलियों के लिए, प्रधानमंत्री जी की रैलियों के लिए, गृह मंत्री की रैलियों के लिए बड़ी संख्या में रोडवेज सरकारी बसों को इस्तेमाल किया जा रहा है। यादव साहब, मैं कह रहा हूं कि आप जो मुद्दे बता रहे हैं, हो सकता है आप सही हो और वोट इसी पर पड़ रहा हो, बहुत मुमकिन है ये, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इनको आपके खिलाफ जो हथियार मिलेगा वो तो चलाएंगे ना आपके ऊपर। अब अगर वो आरोपी जो है, वो जो आरोपी नहीं, दोषी आतंकवाद का, अहमदाबाद ब्लास्ट का, वो एफिडेविट में बोलेगा कि मेरे पिताजी समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो ये क्या करेंगे? ये उस पर्चे को दबा जाएंगे? ये तो रैली से बोलेंगे ना। और फिर तस्वीर आ जाएगी उसके पिताजी की अखिलेश यादव जी के साथ, तो ये क्या करेंगे? उस तस्वीर का दिखाएंगे नहीं? सबसे पहले तो ये बताइए, आपके पास कोई प्रमाण पत्र है जहां पर लिखा हो कि समाजवादी पार्टी के ये पदाधिकारी हैं? वो अरे सर, वो सैफ नाम के लड़के ने जब सजा सुनाई जा रही थी उस दिन, सुनिए, मेरे पास सबूत है ना, इसीलिए बता रहा हूँ। आपने सबूत की बात की, मैं सबूत की बात कर रहा हूँ, मैं सबूत की बात कर रहा हूँ। ये कह रहा हूँ, आपने सबूत मांगा, अब आप सबूत सुनना नहीं चाह रहे। समाजवादी पार्टी का आपके पास कोई प्रमाण पत्र है? अरे सर, तो जिस कैसे बोला, क्यों बोला? एक आतंकवादी कह रहा है मेरे पिताजी समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, आप कह रहे हैं कि भाई इसमें हम क्या करें? अरे तो वो उसका वो तो, अरे तो उसके पिताजी अखिलेश यादव जी के साथ क्या बात करने गए थे? उसके पिताजी क्या बात करने गए थे अखिलेश यादव जी से? अरे आप ये बताइए, आतंकवादी कहेगा कि मेरे पिताजी इंडिया टीवी आते हैं और रजत शर्मा जी के साथ फोटो है उनकी। हाँ जी, हाँ जी, मान ले रजत शर्मा जी दोषी है। नहीं, पहले तो ऐसा होगा नहीं। और ये बताइए, किसने कहा अखिलेश यादव दोषी है? मैंने कहा आपने जो हमारे ऊपर उदाहरण दिया, पहले तो वो होने वाला नहीं है। किसी ने अखिलेश यादव के लिए बोला कि वो आतंकवादी है? किसी ने नहीं बोला। लेकिन एक आतंकवादी ने बोला कि मेरे पिताजी समाजवादी पार्टी में काम करते हैं। अरे भाई, आप कह दीजिए बेटे ने जो किया, इससे पिता का क्या लेना देना? आप ये भी कह सकते हैं पिता भी अगर इसमें शामिल है तो इससे हमारी पार्टी का क्या लेना देना। लेकिन जो हुआ है उसको स्वीकार कीजिए। सीधी सी बात है,
हम आपको बता रहे हमारी पार्टी का कोई वैसे नहीं लेना। अरे एक बात बताइए, माननीय मुलायम सिंह यादव हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री रहे, देश में बड़े नेता हैं जी, और वो कई बार मुख्यमंत्री रहे। हाँ। माननीय अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं, फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे जी। हैं। हिंदुस्तान में समाजवादी पार्टी अपना वजूद रखती है। आपको क्या लगता है ये सब तमाम दुनिया भर के ड्रामा नौटंकियों से समाजवादी पार्टी है किसी एक सिंगल वोट पे फर्क पड़ने वाला है? समाजवादी आप ये पार्टी तो कहिए, मैं तो चाह रहा हूं आप ये बोलिए, मैं तो चाह रहा हूं आप ये बोलिए, लेकिन जब सवाल पूछा जाए तो ये कह देना कि ये मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा है, ये कोई बात नहीं होती ना। एक सवाल हो, आप उसका जवाब दे सकते हैं। समाजवादी पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है और समाजवादी पार्टी उतनी राष्ट्रभक्त है जितना भारतीय जनता पार्टी जो दिखा रही है ना, हाँ। वो नकली दिखा रही है। ठीक है, समाजवादी पार्टी धरातल मुझे अच्छा लगा आपने एक सीधा सीधा उत्तर दे दिया मेरी बात का कि उस आदमी का हमसे कोई लेना देना नहीं है। अब इसका जवाब जो होगा वो बीजेपी के प्रवक्ता देंगे। यादव साहब समाजवादी पार्टी से जो थे वो इस बात आरोप का जवाब दे रहे थे जो आज प्रधानमंत्री ने कहा कि सपा की, आप बीजेपी के लोग कह रहे हैं सपा के रिश्ते आतंकियों के साथ हैं, अहमदाबाद ब्लास्ट वाले मामले में ये सारी बातें आई हैं। साफ साफ उन्होंने कह दिया कि इस व्यक्ति का हमसे कोई लेना देना नहीं है। राकेश त्रिपाठी जी, देखिए सत्येंद्र जी पूछ रहे थे कि समाजवादी पार्टी से उसका लिंक कैसे है, क्या सबूत है उसके पास। देखिए वैसे सबूत तो ये लोग मांगते रहे कि कैसे सर्जिकल स्ट्राइक की है, एयर स्ट्राइक किया क्या है, इसकी भी सबूत दीजिए। ये सबूत मांगते रहते हैं लोग, लेकिन मैं सबूत बता देता हूं। नीति और आपकी नीयत ये दोनों ही स्थापित कर देती है आतंकवादियों के प्रति किस प्रकार की रहमदिली है। आपके ना कि वर्ष 2013 में जैसे 14 आतंकवादियों पर से मुकदमे आप वापस ले रहे थे, स्पष्ट हो जाता है कि आतंकवादियों के प्रति आपके क्या विचार हैं। आपके नेता मुलायम सिंह यादव जी कैसे कहते हैं रेप करने वाले लड़कों से कि लड़के हैं, लड़कियों से गलती हो जाती है, तो आप अपराधियों के साथ खड़े होते हैं, आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं, आप उनको मासूम बताने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका दंगाइयों को बैठाल करके आप सरकारी वायुयान से मौलाना नजीर को आप मुख्यमंत्री आवास में चाय पिलाने के लिए ले आते हैं, उनको नाश्ता कराते हैं। एक के बाद एक उदाहरण है, पोस्टर बॉय है आपके इमरान मसूद, नाहिद हसन, आजम खान, अब्दुल्ला आजम, नाम गिनाने शुरू करें। आतंकवादी, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी, रेप के आरोपी, तमाम प्रकार के जो आरोप हैं, जो संगीन आरोप है, उनके आरोपियों को कैसे आप अपने साथ लेकर के चलते हैं और उसको अपनी उपलब्धि बताते हैं। इसलिए किसी को संदेह नहीं है। और समाजवादी पार्टी ने अहमदाबाद ब्लास्ट के फैसले आने के बाद एक बार भी उसका स्वागत नहीं किया। इनको बड़ी पीड़ा पहुंची है, अंदर तक बहुत दर्द हुआ है कि इनकी पार्टी के कार्यकर्ता। अखिलेश यादव ने कहा कि आतंकवादियों को सजा होनी चाहिए, दोषियों को सजा होनी चाहिए, ये बात अखिलेश यादव ने आज कही है। देर हो गई काफी ये बात कहते कहते, जब भाजपा ने नहीं, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने सुनिए उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि जब परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जो हैं, जो जिनको कारगिल का आर्किटेक्ट माना जाता है, वो जब भारत आए थे, बोले मैं सांसद था और मैंने ये देखा कैसे बीजेपी के नेता बस उनके लगभग पैर ही नहीं छू रहे थे, मतलब पैर छूने के लिए लालायित थे। तो मैं क्या मान लूं कि बीजेपी के सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान परस्त हैं? देखिए अखिलेश यादव जी की ये बातों में कितना हंसोड़ जैसी बात होती है, जिसको कहते हैं मस्खरापन होता है। उनकी बातों में कोई गंभीरता नहीं होती। तमाम पत्रकार वार्ताओं। राकेश जी, आपकी ऑडियो में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, एक बार जरा इसको आप दिखा लीजिए, मैं जवाब लेकर के आता हूं। आपकी आवाज बहुत बार बार ब्रेक कर रही है आपकी वॉइस। एक जवाब जो है, अच्छा इस पर रहमानी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। रहमानी जी। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था सौरभ के दीप सिद्धू अब हमारे बीच नहीं रहे, बड़ा बदकिस्मत वाकया पेश आया, लेकिन उनकी तस्वीर प्रधानमंत्री जी के साथ थी। क्या यही सवालात हम उस वक्त करते कि प्रधानमंत्री जी से क्या ताल्लुक है, बीजेपी से क्या ताल्लुक है, और पूरा का पूरा आतंकवाद। ऐसे बहुत सारे नेताओं के साथ बहुत सारे लोगों की तस्वीरें होती। मैं रहमानी साहब, मैं आपको बताऊं, मेरे साथ तो ये मेरे साथ दर्जनों बार हुआ है दीप सिद्धू को लेकर के, सब चीजों सर दीप सिद्धू को लेकर के और प्रधानमंत्री के साथ दिवंगत हैं वो चले, उनकी तस्वीर को लेकर के बार बार सवाल उठाया गया। जब लाल किले पर वो हंगामा दंगा हुआ था, उसके बाद सभी लोग ये कहते थे कि ये दीप सिद्धू तो बीजेपी का आदमी है, दीप सिद्धू तो प्रधानमंत्री के साथ तस्वीर खिंचा रहा था, बोलते थे जी। लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि एक तस्वीर को आप लेके, और अगर वो एक आदमी, मान ली 38 लोगों को सजाए मौत हुई है वहां, उसमें से एक आदमी अगर समाजवादी पार्टी का भी निकला, यानी समाजवादी उसके पिता का कोई संबंध उस पार्टी से था, तो क्या हम इसको मान लें कि पूरी की पूरी पार्टी आतंकवादी? कौन कह रहा है? ये किसी ने कहा ही नहीं, ये मेरा ख्याल है ये किसी ने कहा नहीं। और देखिए चुनाव में
चुनाव में कौन सी बात? सर आप तो एक्टिव पॉलिटिशियन हैं, सिंबल साइकिल है, आप एक्टिव पॉलिटिशियन हैं। मैं कह रहा हूं आप आज ये चुनाव, आप यूपी में चुनाव समाजवादी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे होते, ईमानदारी से बताइए, आप ईमानदारी से बताइएगा, आप ये चुनाव लड़ रहे होते तो आप इस मुद्दे को भुनाते नहीं भुनाते? बताइए कि कानपुर में प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, क्या वो इलेक्शन के ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी नहीं थी? नहीं, मैं तो आपसे सर ये तो इलेक्शन कमीशन तय करे। मैं कह रहा हूं कि ये ऐन मौके पर चुनाव में अगर ये पता चलेगा जो हुआ है, इसको जो विरोधी होगा वो भुनाएगा या नहीं भुनाएगा? आप भी होते चुनाव में, आप क्या इसको उठाते नहीं? आप उठाते, जरूर उठाते। अब वही है बस, एग्जैक्टली। तो ये एक इलेक्शन स्टंट है, और मैं ये कहता हूं टेररिज्म के मुद्दे को चुनाव से जोड़ना सबसे बड़ा देशद्रोह है। अच्छा ठीक, एक टेररिज्म इस देश के लिए नासूर है, हमें उस नासूर को काटना है, ना कि उसको हमें कमोडिटी एंड कंज्यूमर। राइट, मैं इसका जवाब लेता हूं रागी जी से। आतंकवाद जैसे संगीन मुद्दे का केवल कुछ वोटों के फायदे के लिए इस्तेमाल करना क्या यह अनुचित नहीं है, प्रोफेसर रागी जी? देखिए सौरभ जी, यादव जी, एक सेकंड, हाँ बोलिए रागी जी। सौरभ जी बिल्कुल सही आपने कहा है, और मैं तस्लीम रहमानी जैसी बात से भी सहमत हूं कि आतंकवाद जो है वो नासूर है, बट वो नासूर सिर्फ भारत में नहीं है तस्लीम रहमानी जी, ये दुनिया में पैटर्न है। और दुनिया का डेटा यदि आप, जैसे आपने कहा था ना, पहले भारत की बात कर लो। नहीं, अरे तो बचा लो। अरे सर को कैसे बच सकते हैं? रागी जी अपने को बचा रहे, सारे विश्व की बात करते रहेंगे। अभी चुनाव चल रहा है, पहले अपने को बचा लो। मैं जानता हूं रागी जी, मेरे भैया देखो तुम अभी भारत। अच्छा चले, एक सेकंड रागी साहब, मेरे ख्याल से आप आज जो मुद्दा उस पर आए। अच्छा मैं सवाल रख रहा हूं, रागी जी उसका उत्तर दे दे प्लीज। आज के परिप्रेक्ष्य में बात करने बेटर रहेगा। वो ये कह रहे हैं कि ये कह देना, अजीब यादव जी बोले प्रधानमंत्री ये कह दें कि आतंकवादी साइकिल पर रखकर बम क्यों फोड़ते थे, मुझे आश्चर्य है। तो क्या इसको आप ठीक मानते हैं? देखिए, जब कई बातें जो होती है व्यंजना में भी अभिव्यक्त किया जाता है, और प्रधानमंत्री जी का साफ संदेश है, और ये सब कोई जानता है। किसी से आप पूछ लीजिए, एक मेरे ड्राइवर से भी आप पूछिए तो मेरे ड्राइवर का भी यही रिएक्शन होता है कि समाजवादी पार्टी जो है, मैं बहुत एक कि मुस्लिम रेडिकल्स के साथ भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही निचले स्तर के लो स्तर के आप चाकूस हैं। आपकी भाषा में, आपकी बात में एक भी आप बात ऐसी नहीं कर रहे जो आपके अनुभव और आपके जीवन को आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब आप अफगानिस्तान की में तालिबान। यादव जी समय है, मैं कह रहा हूं ऐसे फायदा नहीं है, ना आपकी बात समझ में आएगी ना उनकी। इनके कहने में इनका जवाब आपसे ही लूंगा, सुन लीजिए। देखिए अभी जो व्यक्ति कहता था कि प्रधानमंत्री की बोटियां काट दो, वो आदमी ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी की सेक्रेटरी हो जाता है AICC में, और बाद में वही आदमी जो है, मैं इमरान मसूद की बात कर रहा हूं, वही आदमी जो है वो ब्लू आइड बॉय हो जाता है अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी में आकर के, जो तालिबान की प्रशंसा करता है। तालिबान में आपको पता है कि क्या हालात हैं, तालिबान की मुस्लिम मानसिकता के बारे में आपको पता है। उसके बारे में समाजवादी पार्टी जो है वो उसका नेता कहता है, वो प्रशंसा करने लगता है, और अखिलेश यादव चुप रहते हैं। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं, ये बताती हैं कि समाजवादी पार्टी किन लोगों के साथ खड़ी है। अच्छा ठीक है, आखिर ऐसा क्यों नहीं होता है कि कभी भी एक हिंदू समाज की किसी भी चीज के लिए पार्टी खड़ी हो जाती है? वो नहीं खड़ी होती है, इसलिए वो कहते हैं हम तो सबके लिए खड़े हैं, हम तो सबके लिए खड़े हैं, विभाजन आप करते हैं। देखिए, मैंने कहा ना, वो विभाजन बड़े शानदार तरीके से करते हैं। वो विभाजन हमको जादव के नाम पर कर देते हैं, वो जादव अस्मिता को लेकर के खड़े हो जाते हैं। हम कहते हैं कि हिंदू अस्मिता के साथ खड़े हो, क्योंकि कल यदि हिंदू समाज, यह बात रागी जी मुझे लगता है आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी कहनी चाहिए, जो भगवान की भी जात बता देते हैं। कर रहा है रागी जी, तो इस बात नहीं सौरभ जी नेहरू जी को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो इसके लिए कीजिए कि नेहरू जी ने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। आप जो कह रहे हैं वो समाज के लिए अच्छा है बुरा है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, ये योगी जी का वाक्य है अभी चंद दिन पहले के, कि हर व्यक्ति को अपनी जाति पे गौरव करना चाहिए।
नहीं, मैं योगी जी क्या कह रहे हैं मुझे उन पर टिप्पणी नहीं करनी है। मुझे सिर्फ, मैं एक थ्योरेटिशियन हूं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हिंदू एक राजनीतिक समाज नहीं है। गोरखपुर वापस, योगी जी को तो भेज दिया वापस। वह एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबोधन है। इस्लाम हमेशा एक राजनीतिक समाज रहा है। अच्छा, मैं सर मेरे पास एक ही मिनट है, जवाब लेना आपकी बात का दोनों से बहुत जरूरी है। आपने कहा आरोप यह है समाजवादी पार्टी पर कि इस्लाम के रेडिकल एलिमेंट्स का समर्थन करती है समाजवादी पार्टी। यादव जी जवाब दें। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बहुत ही निचले स्तर के सिर्फ चापलूसी कर रहे हैं। अगर इनकी बात को ना मैं गंभीरता से ले रहा हूं और जितने लोग टेलीविजन देख रहे हैं, इनकी बात शुरू होने से पहले ही लोगों को समझ में आ जाता है ये अब क्या बोलने वाले हैं। जो भाजपा के प्रवक्ता बोलेंगे वो बात ये पहले ही बोल देते, फिर भाजपा के प्रवक्ता को सोचना पड़ता है मैं क्या बोलूं। तो दरअसल अगर ये कोई इस तरह की न्यूट्रल बात करते जिसमें सच में अभी इनसे, जैसे अगर अब समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की कोई बात, अगर कोई योजना के बारे में ये कोई भी उस पे एक सिंगल लाइन नहीं बोल पाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की सरकार की सिर्फ चापलूसी कर सकते। अरे भैया, कम से कम थोड़ा एक लाइन तो कोई और बोलिए। आप पूरा देश देखता है, आपकी चापलूसी से देश में एक वोट भी इधर से उधर नहीं हो सकता है और ना ही उत्तर प्रदेश के चुनाव में कोई फर्क पड़ना है। आप 1 घंटा चिल्लाते रहिए, आपको 15 मिनट भी दिया जाएगा तो भी आपके कहने से, आपके बोलने से चलिए ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ना है हिंदुस्तान में। आप सही कह रहे हैं, मैं ये बताना चाहता हूं कि इस मुद्दे का कोई असर होता है नहीं होता चुनाव में, तो बाद में हम लोग देखेंगे, बात कर सकते हैं जब नतीजा आ जाएंगे, उसके बाद एनालिसिस करेंगे आप लोगों के साथ फिर से। लेकिन समय इतना ही था। बहुत धन्यवाद करूंगा राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़िए, संगीत रागी जी, तस्लीम रहमानी जी और सत्येंद्र यादव जी, शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।